गुड मॉर्निंग सर। शिवांगी खा लो, उसके बाद गुड मॉर्निंग बोलो। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। ठीक ठीक मॉर्निंग सर। ठीक। गुड मॉर्निंग सबको। तो आज हम सोच रहे हैं कि बसंत भाग 1 को फिर से शुरू किया जाए, कैसा रहेगा? यस सर। यस सर। यस सर। कितने चैप्टर तक पढ़ाए थे हम पीछे, याद है कुछ? कितने चैप्टर तक पढ़ाए थे, कुछ याद है किसी को? सर 14 चैप्टर तक पढ़ाए थे। 14 चैप्टर तक, और लिखवा भी दिए होंगे उतना? यस सर, वहां तक लिखवा दिए थे लोग। चलिए, तो चलिए आज हम पढ़ाएंगे 15 चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है नौकर। ठीक है। सर चैप्टर का नाम फिर से बोलिए। नौकर। ठीक है। नौकर आपके हमारे घर में, समाज में रहते हैं। नौकर आमतौर पे वही व्यक्ति बनते हैं जिनके पास धन का अभाव होता है और दूसरों के घरों में काम करते हैं, और उस काम के बदले में उनको पैसा मिलता है और वो अपना जीवन यापन करते हैं। यही नौकर होता है। नौकर की कोई जात नहीं होती है। नौकर भी है। क्या क्या कह रहे हैं शिवेश? शिवेश यस सर, कोई कोई नौकर परमानेंट नौकर भी होते हैं। चलिए ठीक है। तो आज जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे वह महात्मा गांधी द्वारा लिखित है। उन्होंने अपने आश्रम के बारे में कुछ यादों को शेयर किया है, बच्चों के साथ बांटा है, उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए। प्रांजल तिवारी, आप भी मौजूद हैं, और आज भी आप वैसे की वैसी छोटी ही हैं, बड़ी नहीं हुई हैं। ठीक है। शुरू करें? सब लोग बुक खोल लिए हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, और जिस शब्द का अर्थ आपको न समझ में आए आप लोग मुझसे दोबारा पूछेंगे। ठीक है। चलिए देखिए। आश्रम में गांधी कई ऐसे भी काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी ने उनकी मन की बात टाल ली और बोले, अगर
आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे के प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। सुनिए, जिन बच्चों के पीछे से आवाज आ रही है वो अपना माइक बंद कर ले। जिन बच्चों के पीछे से आवाज आ रही है वो अपना माइक बंद कर ले। सर आड़े हाथों क्या मतलब होता है? मतलब डांटना। सर कौपिनधारी मतलब? धोती पहनने वाले, सूती वस्त्र धारण करने वाले। और कुछ पूछना है सर किसी? आगंतुक मतलब? मेहमान, आने वाले। और कोई शब्द? नो सर। नो सर मतलब नहीं सर। यस सर। यस सर मतलब हाँ सर। चलो आगे देखो। शिवेश एकदम टोपी ओपी लगा के बैठा है, जैसे लग रहा है कि एलियन हो। चलो, ठंड इधर ज्यादा है। कहाँ से हो? अंटार्कटिका में तो नहीं बलिया। ना हो? अंटार्कटिका में तो नहीं ना हो? नो सर। हाँ, बलिया में ही तो हो। यस सर। तो उधर सूर्य का प्रभाव कम हो रहा है क्या उधर? यस सर। अच्छा इसीलिए अच्छा। सर्दी भी हो गया था। अच्छा अच्छा, बर्फ पड़ रही है उधर, है ना? यस सर। बहुत अच्छी बात है। और शिवांगी सिंह के यहाँ लग रहा है गर्मी है, इसलिए टोपी नहीं पहनी है। नो सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कमरे में तो मुझे ठंडी नहीं लगती है ज्यादा। अच्छा अच्छा, श्रेया को तो लग रही है, हमको लग रहा है कि सर जैकेट वगैरह पहनी उतनी है। भी नहीं लग रही है। मतलब थोड़ी बहुत लग हाँ रही सर है। जैकेट पहने हैं। चलो यस सर। चलो चलो ठीक है। और इधर आरुषि गिरी है, देखिए इनको ठंडी बिल्कुल नहीं लग रही है। लग रही है सर। लग रही है? सोच समझ के बोलिए, लग रही है। चलिए आगे देखिए। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खासतौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेट खराब हो तो सड़े केले आप खा जाए। शिवेश, पेट खराब होने पे सड़े केले नहीं खाए जाते हैं, याद रखना। और मम्मी अगर सर ऐसे, हाजमा मतलब क्या होता हाजमा मतलब पाचन, ठीक है? तो मम्मी अगर है? केले ऐसे केले दे जिन पे धब्बे हो, काले करे, तो मम्मी से बोलना कि मम्मी मेरा पेट ठीक है, मुझे टाइट वाले केले चाहिए। देगी नहीं सर। हम्म। और प्रांजल, प्रांजल देखो गायब हो गई। उसको पता था कि सर आज मुझे आड़े हाथों लेंगे। चलिए आगे देखिए। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया।
इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और भी बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तन को भी मांजकर चांदी से चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां आने जाने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसे देखा कि गांधी उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिरे पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। आगे देखिए, कोई पढ़ेगा आप लोगों में से? शिवांगी पढ़ेंगी? रीडिंग करिए जोर से। यस, शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल। सुनिए पहले मेरी बात। हिंदी पढ़ने का मतलब है कि जहाँ पे विराम चिन्ह हो, कामा हो, अर्ध विराम हो, वहां पे रुका जाता है। धड़धड़ा के नहीं पढ़ते हैं, रुक रुक के पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके साथ उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार बहुत अच्छा। चलिए आगे देखिए। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रख दिए हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मादे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। चलो शिवेश पढ़ोगे आगे? शिवेश। श्रेया गुप्ता। दक्षिण अफ्रीका में श्रेया गुप्ता पढ़िए। वाले शिवेश भारतीयों रुक जाओ। यस सर। शिवेश रुक जाओ। श्रेया गुप्ता पढ़ो।
दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छूट-पूट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बज रहे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। बैठ जब गांधी रहने दो, मैं पढ़ रहा हूँ, अब सुनो। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। 9 आखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह मालूम नहीं था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उसकी देखभाल अनिवार्य है। कौन बोल रहा है भाई? आकाश सिंह, माइक म्यूट करो। चलिए आगे। यस सर। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पुलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने उस बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पुलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। चलो अंबुज यादव पढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में खोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेस नेता से पूछा, पखाने मतलब मैं लैट्रिन।
मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर। मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़ी ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। बैठ, जब रहने दो, कभी रहने दो। चलो, और कौन पढ़ेगा? कृति मिश्रा। कृति मिश्रा, जब कभी चलिए पढ़िए। आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी किसी हरि और हरिजन, अर्जिन हरिजन। हरिजन सर, मेरे बुक में ये इरेज हो गया, वर्ड हाँ समझ में चलिए, नहीं आ हाँ रहा है। चलिए, ठीक है, हरिजन। वो रखने का आग्रह हरिजन मतलब करते क्या थे। होता है? उनका कहना हरिजन था एक जाति होती है। हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, जो भगवान के लोग होते हैं उनको हरिजन। जैसे जो निचली जाति के लोग हैं जिनको हम लोग चमार आदि कहते हैं, गांधी जी ने उनको हरिजन कह के बुलाया था। ये चलिए पढ़िए लोगों आगे। को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान। समान मानना चाहिए। इससे कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश स्वार्थन निसफल हो नहीं जाएगी। रहने दीजिए, उन्हें यह रहने दीजिए, मालूम ही हो गया, नहीं हो गया। चलिए आगे देखिए। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी नौकर को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दूहता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। ठीक है, अब इसमें जो कठिन शब्द हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, आप लोग पूछ लीजिए। सर, एक पखवाड़े मतलब? 15 दिन का समय को एक पखवाड़ा का, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं उसी तरह पखवाड़े में 15 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो कस्तूरबा मतलब? कस्तूरबा मतलब नहीं होता है, कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम है। सर किसकी पत्नी का नाम है? गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा है। सर वेतन भोगी मतलब जो वेतन लेता हो, जो वेतन लेता है उसको वेतन भोगी कहते हैं। निपुण मतलब काम करने में माहिर। सर सर, नौखाली मतलब? नौखाली नौखाली? एक जगह का नाम है जहाँ पे आंदोलन हुआ था। सर गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई है। जी। और सज्जन मतलब? सज्जन मतलब भले आदमी। और कुछ पूछना है? सर चलिए, इसका प्रश्न उत्तर देखा जाए। सर, दल बांध कर धोते थे मतलब ग्रुप बनाकर धोते थे। चलिए अब देखिए,
प्रश्न है पेज नंबर 112 खोलिए आप लोग, इसको हल किया जाए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा ग्रुप में। अब इसमें देखिए निबंध से आगे, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे, पैदल चलने के क्या क्या लाभ हैं लिखो, बताइए तो इसका उत्तर। इसका उत्तर बताइए, कौन बताएगा? सर बोलिए। वेट कम होता है, सर और शारीरिक विकास होता है, और सर पैर भी मजबूत रहता है, और सर हम सर लोग शरीर स्वस्थ रहता है। चल सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए दूसरा, अपने घर में किन्हीं 10 कामों की सूची बनाकर लिखो और यह भी कि उन कामों को घर के कौन कौन से सदस्य अक्सर करते हैं, तुम तालिका की सहायता ले सकते हो। घर का सामान कौन लाता है आपके? सर तालिका कौन है? तालिका कोई नाम नहीं है, तालिका मतलब होता है सूची, ग्राफ, लिस्ट। ओके सर, चलिए, थैंक घर यू। का सामान कौन लाता है आपके यहाँ? पिताजी। भाई, पिताजी। भाई, भाई। यस सर। चलिए, घर की सफाई कौन करता है? घर की सफाई बहन और माँ। बहन और मैं माँ भी। तुम हाँ भी? माँ। यस सर, मैं भी। हाँ। कभी कभी। ये सर मैं भी। और नो सबसे अधिक सर, जब सर भी कभी कभी। और दीदी खाता और कौन मम्मा है? करती तब मैं भी। मैं। बहन चलिए, बिस्तर रखना ये कौन करता है? बिस्तर भैया, रखना माता जी। भैया, भैया, चलिए, माँ। खाना कौन बनाता है? बिस्तर भैया। माँ, माँ। 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 कपड़े कौन धोता है? दादी मम्मी और बहन। मम्मी। चलो, माता मम्मी। जी। बहन भी। दादी चलिए बहन अगला प्रश्न है। अब यह देखो कि कौन सबसे ज्यादा काम करता है और कौन सबसे कम। सबसे अधिक काम कौन कर रहा है? मम्मी कर रही है। मम्मी, और सबसे मम्मी। कम काम कौन कर रहा है? पापा, मैं। दादी सर, मम्मी। दादी और दादी। चाची, दादी चाचा। दादी चाचा, दादी चाचा। चलिए। बिस्तर रखना और सामान, ये तो मैं भी करता हूँ। चलिए, ये भी तुम भी करते हो? सब बच्चे सबसे ज्यादा कम काम करते हैं। और कोई शब्द जो कठिन हो इसमें घर पूछना की है किसी को? सफाई करना कभी कभी हो जाता है। नो सर। हम्म सर बस नो सर। निबंध से ही का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे ना, और कुछ नहीं ना। हम भेजेंगे उसके लिए आपको, चिंता ना करिए। सर भेजेंगे, लिखना है। ठीक है। ओके सर। ओके सर। और कोई दिक्कत किसी को, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है किसी के मन में? ओ सर।